दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्मोनिक फंक्शन, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट से लिया गया है। इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। इसके प्रूफ के बारे में भी हम बता चुके हैं। देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन डेफिनेशन। हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच पासेस कंटीन्यूअस, ये ध्यान से देखिए। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर एंड satisfy the Laplace इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन एक्स वाई के रूप में हो जो कंटीन्यूअस हो और जिसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर सकें, और सबसे बड़ी बात ये कि वो सेटिस्फाई करना चाहिए लाप्लास इक्वेशन को। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब इस पे कुछ थ्योरम है, हम उस पे बात करेंगे। थ्योरम: इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक, यदि फंक्शन एनालिटिक है तो देन u एंड v आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। अगर f ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आयोटा v इज एनालिटिक फंक्शन, देन u एंड v आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। अब हमें इसे प्रूफ करना है। प्रूफ: लेट f of z is equal to u plus iota v be an analytic function। ये हमें दिया गया है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो वी हैव, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। वी हैव बाई सी आर इक्वेशन, वी हैव बाई काउची-रीमान इक्वेशन को हम सी आर इक्वेशन भी कहते हैं। काउची-रीमान इक्वेशन, इसके पहले हम बात कर चुके हैं, उसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काउची-रीमान इक्वेशन क्या होता है? डेल यू अपान डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपान डेल वाई, एंड डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू होता है डेल माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। वेयर u एंड v आर रियल एंड imaginary part, real and imaginary part of analytic function। Now differentiating equation first with respect to x, then इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था? डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई। इसे जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल टू वी अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड with respect to y, देन क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकेंड क्या था हमारा?
डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स ना। इसे y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल टू वी अपान डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गया। नाउ एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट क्या मिलेगा, ये देखो डेल यू अपान डेल एक्स, इसे डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, डेल टू वी बटे डेल एक्स डेल वाई, फिर माइनस डेल टू वी अपान डेल एक्स, इसे y के रिस्पेक्ट यहाँ डेल y हो जाएगा, सॉरी डेल y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली डेल टू वी अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, hence u and v are satisfies the Laplace equation, satisfy the Laplace equation। क्या होता है, डेल टू वी अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए u एंड v ये हार्मोनिक फंक्शन होगा, क्योंकि हमारा थ्योरम क्या था, अगर कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को, वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो हमारा हार्मोनिक फंक्शन आ गया है जो सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी तरह के वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ u इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर, सो दैट, यदि u इक्वल टू इतना दिया है, सो दैट सिद्ध करो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन v एक्स वाई, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, कोई फंक्शन हो v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब हो गया v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट, इस तरह से कि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज एनालिटिक इन ए फाइनाइट रीजन। अब हमें इसे सिद्ध करना है। वी हैव, हमें दिया क्या है, u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। अब इसका हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। डेल u अपान डेल x इक्वल टू हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसे फिर से अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x, इसमें x नहीं है, ये 0 हो जाएगा, इसीलिए छोड़ देते हैं। अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट
with respect to y, then डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू हो जाएगा, x तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा -6xy। ठीक है, फिर से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा, डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू माइनस y का 1 हो जाएगा -6x बचा। अब इसे इक्वेशन सेकेंड और इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये दिया है +6x माइनस 6x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिला, दिस गिव एन फंक्शन each say satisfy the Laplace equation and therefore a harmonic function u। दोस्तों अब हमें शो करना है v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट इस तरह से हो कि इसे हमें दिखाना मतलब एनालिटिक होगा और फाइनाइट रेजान होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v बराबर हम लिख सकते हैं v एक्स वाई, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसे हम डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई लिख सकते हैं। अब हमें पता है बाई काउची रीमान इक्वेशन, बाई काउची रीमान इक्वेशन क्या होता है, डेल u अपॉन डेल एक्स होता है डेल v अपॉन डेल वाई एंड डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स। अब ये v के फंक्शन में दिया, इसे y u के रूप में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए डेल v इक्वल टू डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस उस टाइम जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स, फिर प्लस डेल v अपॉन डेल वाई इसके जगह हम क्या लिखेंगे, डेल u अपॉन डेल एक्स, फिर dy है, dy से रहने देते हैं। अब हमें पता है du अपॉन dy एंड du अपॉन dx, ये देखिए ये du अपॉन dx इधर है और du अपॉन dy इधर है। अब ये वैल्यू इसी में रखेंगे, क्या होगा dv इक्वल टू du अपॉन dy क्या है -6xy dx माइनस का रहा था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसकी वैल्यू प्लस में 3x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा 3x² माइनस 3y² इंटू डी वाई। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6xy dx प्लस 3x² dy, फिर माइनस 3y² dy। हम कुछ नहीं किए, बस y का गुणा किए हैं। dv बराबर, फिर क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2y dx प्लस x dy माइनस 3y² dy। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x तो 2y dx प्लस x dy माइनस 3y² dy। इसका v हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3x² माइनस y³ प्लस c, where c is a integral constant। नाउ हमें v की वैल्यू पता चल गई। अब हम जानते हैं, दिया गया है f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब u f ऑफ z, u बराबर क्या दिया है, इक्वेशन से देखिए, x³ माइनस 3xy², तो x³ माइनस 3xy² प्लस आयोटा, अब v की वैल्यू क्या है, 3x² माइनस y³ प्लस c। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f ऑफ z बराबर x³, ये जब यहाँ गुणा होगा माइनस x आयोटा y³ लिख सकते हैं, और फिर ये लिखते हैं और इसमें क्या कॉमन होगा, प्लस नहीं माइनस 3xy कॉमन हो जाएगा, इसमें बचेगा, पहले इसे लिखते हैं प्लस ix ना, हाँ, फिर यहाँ बचेगा y माइनस y। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम इस ढंग से लिख सकते हैं, a³ माइनस, इसे पहले सही बना लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा i³ y³ लिख सकते हैं, माइनस 3 आयोटा, यहाँ से हम अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x आयोटा y, ये x हो जाएगा, फिर आयोटा माइनस y आयोटा हो जाएगा। ठीक है, जब आयोटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ z इक्वल टू x³ प्लस i³ y³ माइनस 3x आयोटा y, फिर जब ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा y। ठीक है, तो इसे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ प्लस रहेगा, तभी तो हमारा f ऑफ z इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y का क्यूब ना, हाँ, x प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस आयोटा c रहेगा यहाँ, प्लस आयोटा c। अब इसे अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f ऑफ z इक्वल टू z पावर क्यूब प्लस आयोटा c। हाँ,
अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू z तो 3z² आ जाएगा, विच इज फाइनाइट, विच इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट value of z. Hence f of z is analytic in any finite region. Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel AM Mathematics Hub. मैं अंतिम मौर्य। थैंक्स दोस्तों, बाय।